बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं। प्री पार्टीशन इरा को डिस्कस कर रहे हैं। प्री पार्टीशन इरा का आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, कब आया, कब अपॉइंट हुआ और इसका काम क्या था, इसने कौन सी रिपोर्ट पेश की। जो हम पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी, वो क्या थी, किस हवाले से की थी, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि साइमन कमीशन, और इसका हम देखते हैं साइमन कमीशन। आगे बढ़ने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखते हैं कि ये कब और क्यों आया था। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1919 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दिया था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो 1919 का एक्ट था, जो आपका इंडियन कौंसल एक्ट, जो आपका इंडियन कौंसल एक्ट 1919 है, ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाली गई थी, एक प्रोविजन रखी गई थी कि ये जो 1919 का एक्ट है, इसके ऊपर एक इसमें ये प्रोविजन डाली गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उन हवाले से 10 साल के बाद मजीद काम करेगी, 10 साल के बाद एक सर्वे करेगी। ये एक प्रोविजन थी इंडियन कौंसल एक्ट 1919 में कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान जाके ये सर्वे करेगी कि ये जो 1919 का एक्ट हमने दिया है, ये हिंदुस्तान के लोगों पर इसके क्या इंपैक्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, इस हवाले से इस एक्ट ने, इस इंडियन कौंसल एक्ट 1919 ने किस तरह परफॉर्म किया है। और उसके बाद वो ये भी डिसाइड करेगी कि मजीद जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनको और कौन सी रिफॉर्म्स चाहिए। तो इन रिफॉर्म्स, इन चीजों के देने के लिए, इस सर्वे के लिए उन्होंने इधर इस कॉन्स्टिट्यूशन का जायजा लेने के लिए उन्होंने ये प्रोविजन रखी थी कि 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे इस प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए। तो यहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब हम एक कमीशन हिंदुस्तान भेजेंगे, और वो कमीशन क्या करेगा, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर है या जो कम्युनिटीज हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से जाके मुलाकात करे, और जो आपके 1919 का जो इंडियन कौंसल एक्ट है, इनके ऊपर उस लीडरशिप से, उस नेटिव लीडरशिप से क्या करे, उनसे बात करे, उन पर उनकी राय ले और उनसे पता करे कि उनको मजीद क्या रिफॉर्म्स चाहिए। तो उनकी राय लेने के लिए जो कमीशन तश्कील दिया गया उसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय, ये अपॉइंट किसने किया था, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी रूल कर रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी उस वक्त रूल कर रही थी ब्रिटिश के अंदर, तो उसने इसको अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमीशन को। और वो जो उधर मेजॉरिटी पार्टी थी जो रूल कर रही थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। एट दैट टाइम बाय यूके कंजर्वेटिव पार्टी वाज रूलिंग। ठीक है, तो उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड इवन, और वजीर आजम कौन थे, स्टैनली। उस वक्त के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इवन थे, जो आपके वायसराय हैं वो लॉर्ड इवन, और जो आपके पीएम हैं इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो आपके पास लॉर्ड एटली। ठीक है, ये आपके पीएम है। तो इन्होंने कमीशन तश्कील दिया, यही जिसको साइमन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन में टोटल मेंबर्स कितने थे, 7 मेंबर्स थे।
ये 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमीशन उन्होंने अपॉइंट किया। उन्होंने मुख्तलिफ जो डाइवर्स कम्युनिटीज और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो बरतानिया के अंदर, जो ब्रिटिश के अंदर मौजूद थी, उनसे मेंबर्स लिए, उनकी मेंबरशिप को शामिल किया और क्या किया, कमीशन को हिंदुस्तान भेजा। इस 7 मेंबर्स में उस वक्त ब्रिटिश के अंदर मेजॉरिटी पार्टीज जो थी वो 3 ही थी। एक आपके पास कंजर्वेटिव पार्टी है जो उस वक्त रूल भी कर रही थी, एक कंजर्वेटिव है, एक आपके पास लेबर पार्टी है, ये भी उस वक्त मेजॉरिटी पार्टी थी, एक बड़ी पार्टी थी। एक आपके पास जो तीसरी पार्टी है वो लिबरल है। ये 3 पार्टियां उस वक्त ब्रिटिश के अंदर, एक 3 बड़ी पार्टियां थी। उन्होंने क्या किया, ये जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है इससे उन्होंने 4 मेंबर्स लिए, ठीक है, कमीशन के लिए। उन्होंने जो लेबर पार्टी है 2 मेंबर इससे लिए और लिबरल पार्टी से 1 मेंबर लिबरल पार्टी से लिया। तो ये 7 मेंबर्स उन्होंने शामिल कर लिए इस कमीशन में, ठीक है। इनको मिला के और जो आपकी, जो हमें बताया भी जाता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, कि इसका जो चेयरमैन था इस कमीशन का, वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहते हैं, सर जॉन साइमन। लेकिन इसके जो जो इसके वो थे, जो चेयरमैनशिप थी वो जॉइंट चेयरमैनशिप थी। सर जॉन साइमन के साथ जो आपका लॉर्ड एटली है, ये भी क्या था, ये भी चेयरमैनशिप में शामिल थे। ये दोनों मेंबर्स जो थे, सर जॉन साइमन और सर एटली, ये दोनों चेयरमैन थे इसके। अब बात आती है ये कब अपॉइंट हुआ। साइमन कमीशन 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल कमीशन जो हिंदुस्तान भेजा जाने वाला है सर्वे करने के लिए, 1919 के एक्ट को देखने के लिए, उस पर इंडियन जो है या इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनसे राय मालूम करने के लिए 7 मेंबर्स पे जो कमीशन बनाया गया है, मेंबरशिप ली गई है, उसके चेयरमैन, जॉइंट चेयरमैन थे एक सर जॉन साइमन और सर एटली। ये कमीशन अपॉइंट होता है नवंबर 1927 में। इसकी अपॉइंटमेंट होती है नवंबर 1927 में। ये एक एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है। और ये जो कमीशन है ये पहुंचता है हिंदुस्तान के अंदर 3 फरवरी 1928 को। 1928 को ये हिंदुस्तान पहुंचाता है। अपॉइंट हुआ नवंबर 1927 को और 3 फरवरी 1928 को ये हिंदुस्तान पहुंचता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन ही कह लें आप, वो ये थी कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तरफ से या नेटिव्स की तरफ से एक इसकी बड़ा बायकॉट सामने आया। वो बायकॉट क्यों था? वो बायकॉट इसलिए था कि ये जो साइमन कमीशन है आपका 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल, सबसे बड़ी बात जो इसके खिलाफ उठी या जो इसको जिसकी वजह से इसका बायकॉट हुआ, वो ये थी कि इन 7 में से कोई भी मेंबर्स इंडियंस की तरफ से शामिल नहीं था, ना तो वो मुसलमान था ना कोई हिंदुस्तानी था। और तो इस वजह से उन्होंने इसको पहले ही इसका बायकॉट कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। वो कहते थे या हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि ये आ रहा है हमारे रिफॉर्म्स चेक करने, हमारी राय लेने, तो अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए आ रहे हैं तो बेहतरी इसी में होगी कि हम में से ही कोई बंदा वो उठा के कोई एक बंदा तो उसमें शामिल कर लेते। हालांकि इन्होंने 7 के 7 मेंबर्स वहां ब्रिटिश से लिए हैं, इनके अपने हैं, इनके ब्रिटिशर्स हैं। होता तो ये कि कोई ना कोई तो हमारा मेंबर भी इसमें शामिल होता। इसी तनाजे के ऊपर, इसी बहस के ऊपर जो मुस्लिम्स की जो पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये इस मेंबरशिप की बुनियाद पर, मेंबरशिप की बहस के ऊपर ये भी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। ये भी डिवीजन हो गई, इसकी भी तकसीम हो गई, तनाजा खड़ा हो गया। एक था इसमें सर शफी ग्रुप बन गया और दूसरा जो आपका
दूसरा ग्रुप है वो जो आपका जिना साहब हैं वो जिना ग्रुप था। तो मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो डिवाइड हो गई यहां पे। ये जो सर शफी ग्रुप है, सर मोहम्मद शफी, ये ग्रुप जो था ये इस कमीशन को सपोर्ट कर रहा था, और जो जिना ग्रुप है उसने इसका बाइकआउट किया हुआ था। और मेजर पार्टीज जितनी भी इंडो पाक के अंदर हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, वो उन सब ने इसका बाइकआउट किया। हाँ, कुछ इंडिविजुअली तौर पर अगर किसी ने इसको एक्सेप्ट किया हो तो किया हो, लेकिन अक्सर जो पार्टीज थी पार्टी लेवल पे इस साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया। तो यही कुछ इसका बैकग्राउंड है। अब जब ये हिंदुस्तान आ गया 3 फरवरी 1928 को, इसने सर्वे किया, बाकी तो तकरीबन मेजॉरिटी पार्टीज ने इसका हिंदुस्तान के अंदर बाइकआउट किया हुआ था। अब ये जाके मई 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। मई 1930 के अंदर साइमन कमीशन एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो रिपोर्ट क्या थी, उसके क्या फीचर्स थे, उसकी क्या प्रोविजंस थी, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, इंशाल्लाह वो इस रिपोर्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसका बैकग्राउंड काफ़ी है, इसको एंड तक देखें आप, बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।